इस वीडियो में हम सीखेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग को सिंप्लेक्स मेथड की मदद से कैसे सॉल्व किया जा सकता है। आपके सामने एक क्वेश्चन है z मिनिमाइज इक्वल्स टू 40x प्लस 30y। इक्वेशंस दी हुई हैं x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 12, दूसरी है 2x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 16। इसके साथ नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट्स दिया हुआ है x प्लस x एंड y आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इस क्वेश्चन में दो जगह कंस्ट्रेंट में इनइक्वालिटी का साइन दिया हुआ है, एक ये है और एक ये है। सबसे पहले हम इस इनइक्वालिटी को चेंज करेंगे इक्वालिटी में। तो ये x प्लस वाई जो फर्स्ट इक्वेशन दिया हुआ है, इसकी इनइक्वालिटी को जब हम इक्वल लिखना चाहेंगे तो यहाँ पर x और y का जो भी कॉम्बिनेशन 12 से कम हो रहा है वो s1 एक स्लैक वेरिएबल की मदद से आएगा। ऐसे ही जो दूसरी इक्वेशन है वहाँ y के बाद हम प्लस s2 लिखेंगे ताकि ये जो लेस देन साइन पे जो भी कम हो रहा होगा वो s2 पर आ जाएगा। अब ये जो इनइक्वालिटी के कारण दो वेरिएबल्स नए आए हैं s1 और s2, इसको हम सारे इक्वेशंस और ऑब्जेक्टिव फंक्शन में कॉर्पोरेट करके इस फॉर्म को स्टैंडर्ड सिंप्लेक्स प्रॉब्लम में लिखेंगे। z मिनिमाइज 40x प्लस 30y प्लस 0s1 प्लस 0s2। ये 0s1 और 0s2 इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये दो नए स्लैक वेरिएबल यहाँ पर ऐड हुए हैं और इन स्लैक वेरिएबल्स को क्योंकि ऑब्जेक्टिव फंक्शन में कोई यूटिलिटी नहीं थी इसीलिए 0 से मल्टीप्लाई किया गया। सेकेंडली जो इक्वेशंस थी उसमें फर्स्ट इक्वेशन में जब हमने इनइक्वालिटी से चेंज किया था तो s1 तो आया था लेकिन s2 स्लैक वेरिएबल यहाँ पर नहीं था, उसे भी यहाँ पर लिखा गया 0s2, 0 से मल्टीप्लाई किए हैं ताकि जो भी वैल्यू हो वो नलीफाई हो सके। ऐसे ही सेकंड इक्वेशन हमने लिखा है और फिर नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट्स लिखे हैं। ये चारों वेरिएबल्स जो हैं वो 0 से बड़े होंगे या 0 से बराबर होंगे। जो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने क्वेश्चन पा लिया है, अब इसके लिए हम इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल बनाएंगे। इस टेबल में पहले रो और कॉलम खींच लेते हैं, उसके बाद सीक्वेंशियली एक एक करके वैल्यू एंटर करेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट कॉलम पे लिखेंगे b, दैट इज बेसिस। बेसिस में हम दो वेरिएबल्स अभी ऐड किए, दो वेरिएबल्स अभी लिखे हैं s1 और s2। इसके बाद हम सारे कॉलम्स पे उनके नाम दे देंगे। बेसिस के बाजू में है कोफिशिएंट ऑफ बेसिस इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। उसके बाद ये चारों वेरिएबल्स हैं और उसके बाद बी आई एंड बी आई अपॉन ए आई। स्टार्ट करते हैं। जो इक्वेशंस यहाँ पर अवेलेबल है हमको उसको एक एक करके यहाँ इन करना है। इसके अलावा इस टेबल में तीन और चीज़ें हमको लिखनी होंगी जो कि रोज पर रिप्रेजेंट की जाएंगी, सी जे, जेड जे एंड डेल जे। सबसे पहले हम S1 और S2 का ऑब्जेक्टिव फंक्शन पे कोफिशिएंट लिख लेंगे ये वाले कॉलम्स पे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर S1 का कोफिशिएंट जो है वो 0 है तो हमने यहाँ पर 0 लिखा है, और उसके बाद S2 का कोफिशिएंट ये भी 0 है तो हमने यहाँ पर 0 लिखा है। इसके बाद सिक्वेंशली S1 की लाइन पर हम फर्स्ट इक्वेशन को लिख लेंगे। फर्स्ट इक्वेशन के कोफिशिएंट्स x के साथ यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब ये 1 है, ये भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर 0 है। तो 1 1 1 0 एंड 12 ये सारी वैल्यूज़ जो हैं हम यहाँ पर लिख लेंगे। इसके बाद इक्वेशन नंबर 2 की वैल्यूज़ लिखेंगे। इक्वेशन नंबर 2 जो है वो सेकेंड रो पर लिखा जाएगा। 2 1 0 1 16 ये सारी वैल्यूज़ हम यहाँ पर लिख लेंगे। हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि S1 और S2 एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना रहा है। जो भी वैल्यूज़ इक्वेशन लिखने के बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर्म करती हैं वही हमारे बेसिस पे लिखा जाता है। तो जैसा कि आपको दिख रहा है ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसीलिए हमने S1 और S2 को बेसिस पर जगह दी है। इसके बाद हमें Cj लिखना होगा। Cj जो है ऑब्जेक्टिव फंक्शन पर पर्टिकुलर वेरिएबल्स के कोफिशिएंट कहलाते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन पर x के साथ 40 मल्टीप्लाई किया गया है तो यहाँ पर ये वैल्यू 40 है। उसके बाद y के साथ जो वेरिएबल कोफिशिएंट मल्टीप्लाई किया गया है दैट इज 30 तो यहाँ पर 30 है।
S1 के साथ 0 है और S2 के साथ भी 0 है। Zj की वैल्यू निकालेंगे। इसके बाद Zj की वैल्यू निकालने के लिए हमें देखना होगा कि जब हम इस 0 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन करने से वैल्यू मिलती है उनको ऐड करेंगे तो क्या मिलता है। 0 इंटू 1 इज़ 0, देन 0 इंटू 2 इज़ 0। तो यहाँ वाले ब्लॉक पर हम 0 लिख सकते हैं। ऐसे ही बाकी वैल्यूज़ हमको भरनी होंगी। क्योंकि अभी ये 0 बेसिस पर सारे वेरिएबल 0 हैं, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे और इन दोनों को ऐड करेंगे तो भी 0 ही आएगा। इसी तरह से बाकी वैल्यूज़ भी 0 मिल जाएंगी। डेल जे की वैल्यू Cj माइनस Zj से मिलती है। 40 माइनस 0 इज़ 0। तो हम यहाँ पर सीक्वेंशियली सारी वैल्यूज़ लिख लेंगे। अभी हमको फर्स्ट टेबल के जितने भी एलिमेंट्स भरने थे वो हमने भर लिए हैं। यहाँ पर डेल जे की वैल्यू अगर नेगेटिव या 0 होती है तो यहीं पर हमारा आंसर आ जाता और आंसर ये वाले कॉलम्स पे होता। ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं हमारा आंसर कहलाती। चूँकि यहाँ पर ये वैल्यूज़ जो हैं वो सारी वैल्यूज़ नेगेटिव या 0 नहीं है, इसीलिए हमको यहाँ पर जो हाईएस्ट पॉजिटिव वैल्यू है उसे पिक करना पड़ेगा। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हाईएस्ट पॉजिटिव वैल्यू 40 है, इसीलिए ये वेरिएबल मतलब ये x जो है ये इनकमिंग वेरिएबल होगा, इसे बेसिस पर जगह दी जाएगी। इनकमिंग वेरिएबल्स वाले कॉलम में जो दो एलिमेंट हैं 1 एंड 2, इस 1 को जब हम 12 से डिवाइड करेंगे तो हमें 12 मिलेगा और इस 2 को जब हम 16 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें 8 मिलेगा। यहाँ पर जो bi/ai की वैल्यूज अवेलेबल हैं, इसमें से लोएस्ट पॉजिटिव वैल्यू जो है उसे हम पिक कर लेंगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 8 जो है लोएस्ट पॉजिटिव वैल्यू है। इस रो का जो वेरिएबल था वो आउटगोइंग वेरिएबल कहलाएगा। इस वेरिएबल को हमें निकालना है और जो कॉलम वाला वेरिएबल है उसे इन करना है। मतलब हमको एक नई टेबल बनानी होगी जब हम x को s2 की जगह यहाँ पर जगह देंगे। देखते हैं इसके आगे। जो ब्लू शेडेड एरिया दिख रहा है आपको वो x है, वो इनकमिंग वेरिएबल है, और जो रेड शेडेड एरिया दिख रहा है वो आउटगोइंग वेरिएबल है। इन दोनों को इंटरसेक्ट करने पर जो एलिमेंट दिखता है दैट इज 2, इसको की एलिमेंट कहा जाता है। इस पूरे कॉलम को की कॉलम कहा जाता है और ये वाला पूरा रो जो है ये की रो कहलाता है। इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल पर क्योंकि हमारे सारे वेरिएबल्स नेगेटिव नहीं, सारी वैल्यूज डेल जे की नेगेटिव या 0 नहीं थी, इसीलिए हमें ऐसे बदलना पड़ेगा। नई टेबल बनाते हैं हम। ये हमारी इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल थी। हमने देखा था कि इस 40 मतलब इस x को हमको इन करना है और उसी की जगह ये वाली वैल्यूज को हमें आउट करना है। तो इसे करने के लिए हम सबसे पहले एक फिर से टेबल बना लेते हैं। ये रिवाइज सिंप्लेक्स टेबल 1 कहलाएगी। सिमिलर नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स की मदद से ये टेबल फॉर्म होगी और सीक्वेंशियली वैसे ही सारे एलिमेंट्स फिलअप किए जाएंगे जैसे हमने पहले किए थे। सबसे पहले हम बेसिस लिखेंगे। बेसिस पर आप देख पा रहे होंगे S1 जो था वो रिपीट किया गया है क्योंकि वो वैल्यूज जो थी यहाँ पर लोएस्ट पॉजिटिव वैल्यू 8 थी, तो S1 रिपीट है और S2 की जगह x वेरिएबल को जगह मिल गई है। यहाँ पर इसके बाद हम कॉलम्स पर बाकी वैल्यूज़ लिख लेंगे। बाकी वैल्यूज़ लिखने के बाद जो बचे हुए रोज़ हैं उसको भी नाम दे देंगे Cj, Zj और del j। यहाँ पर आप देख पाएंगे सबसे पहले हमें Cb की वैल्यूज़ भरनी है। पहले ये 0 0 था, लेकिन अब यहाँ पर x आ जाने के कारण ऑब्जेक्टिव फंक्शन पर x का कोफिशिएंट 40 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 0 एंड 40। इसके बाद सीक्वेंशियली हमें इन दो रोज पर वैल्यूज भरनी होंगी। सबसे पहले उस रो की वैल्यू भरी जाएगी जो नया एंटर हो रहा है, मतलब x। यहाँ पर हम सबसे पहले वैल्यू भरेंगे। तो वैल्यू भरने के लिए हम देख सकते हैं कि ये जो पुराना टेबल है, इस टेबल पर जो वैल्यूज अभी हाईलाइट हो रही हैं ये हमारी पुरानी वैल्यूज थी, इसे चेंज करना है। इन वैल्यूज को चेंज करने के लिए हम सबसे पहले इन वैल्यूज को लिख लेंगे 2, 1, 0, 1 एंड 16। इसके बाद इन वैल्यूज़ को हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने वाला वेरिएबल कौन सा होगा, वो कहलाएगा की एलिमेंट।
क्योंकि ये रो और कॉलम जो आउटगोइंग एंड इनकमिंग वेरिएबल्स जो है इन दोनों के इंटरसेक्शन का एरिया ये है, तो हमारा की एलिमेंट 2 कहलाएगा। इस 2 से हम इन सारी वैल्यूज़ को डिवाइड करेंगे, तो जो रिजल्टेंट वैल्यूज़ हमें मिलेंगी 1, हाफ, 0, हाफ एंड 8, इन वैल्यूज़ को हम नए टेबल पर एक्स रो पर फिल करेंगे। 1, 1 एंड हाफ, 1, हाफ, 0, हाफ एंड 8। इन वैल्यूज़ को फिल करने के बाद अब जो बचा हुआ रो है वहाँ पर नई वैल्यूज़ हमें एंटर करनी है। उसके लिए भी हमें कुछ कैलकुलेशन करना होगा। सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि ये जो हाईलाइट होती हुई वैल्यूज़ हैं, ये पुरानी वैल्यूज़ हम लिख लेंगे। पुरानी वैल्यूज़ लिखने के बाद जैसा कि आप देख पा रहे हैं 1, 1, 0, 1 एंड 12 ये हमारी पुरानी वैल्यूज़ थी। इसके बाद हम माइनस साइन लगाएंगे। माइनस साइन लगाने के बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मैंने 1, 1, 1, 1 एंट्री कर दिया है। जो पुराना रो था जिसे हम चेंज कर रहे हैं उसका की कॉलम वाला एलिमेंट ये है, इसीलिए ये वैल्यू जो है हमने यहाँ पर लिखी है। सारी वैल्यूज सेम होंगी, जैसे कि ये वाले में आप देख पा रहे हैं सारी वैल्यूज 2 थी, वैसे ही ये। इसके बाद इस 1 को हमें मल्टीप्लाई करना होगा करस्पॉन्डिंग रिप्लेसमेंट रो वैल्यू से। वो एक्चुअल में वो वैल्यू है जो हमने अभी यहाँ पर फिल की है। तो इन वैल्यूज को हम यहाँ पर लिख लेंगे। इन वैल्यूज़ को जैसा आप देख पा रहे हैं कि 1, 1/2, 0, 1/2 एंड 8 ये वैल्यूज़ ही हमने यहाँ पर फिल की थी और वही वैल्यूज़ को हमें यहाँ इससे मल्टीप्लाई करना है। तो हमें यह ध्यान रखना होगा कि सबसे पहले हम उस रो की वैल्यू भरें जो नया एंटर हो रहा है, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग ऑलरेडी पिछली टेबल वाला वेरिएबल था उसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें नए टेबल पर नए एलिमेंट की वैल्यू की ज़रूरत होती है। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे 1 माइनस 1 इंटू 1 दैट विल बी 0। ऐसे ही बाकी वैल्यूज़ को हम कैलकुलेट कर लेंगे। ये वैल्यूज़ हैं 0, 1/2, 1, -1/2 एंड 4। अब ये जो मिली हुई नई पूरी वैल्यूज़ हैं इसे हम यहाँ पर एंटर कर लेंगे S1 रो पर। ये वैल्यूज़ एंटर करने के बाद हमें Cj की वैल्यू ये हमेशा सारे टेबल्स पर सेम रहेंगी, क्योंकि ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऐसा ही था 40, 30, 0 एंड 0। तो हम इसे यहाँ पर लिख लेंगे। इसको लिखने के बाद Zj की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। जैसा हमने पिछली टेबल पर किया था वही काम अभी भी करना होगा। इस 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इस 40 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 0 इंटू 0 इज़ 0, 40 इंटू 1 इज़ 40। तो यहाँ पर हम 40 लिख लेंगे। उसके बाद बाकी वैल्यूज़ भी वैसे ही डिराइव होंगी। जब 0 को आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 मिलेगा, प्लस 40 को जब 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 20 मिलेगा। ऐसे ही बाकी वैल्यूज़ भी आ जाएंगी। इन वैल्यूज़ को निकालने के बाद Cj माइनस Zj किया जाएगा तो हमें del j की वैल्यू मिलेगी। 40 माइनस 40 विल बी 0, 30 माइनस 20 विल बी 10 एंड सो ऑन। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो नई वैल्यूज़ आई हैं, अगर ये पूरी की पूरी वैल्यू 0 या नेगेटिव होती तो हमारा ये आंसर हो सकता था। आंसर होता ये जो BI कॉलम पर आपको दिख रहा है। क्योंकि ये अभी पूरी वैल्यूज़ नेगेटिव नहीं है तो यहाँ पर हाईएस्ट पॉजिटिव वैल्यू को पिक किया जाएगा। हाईएस्ट पॉजिटिव वैल्यू है 10। इस 10 वैल्यू पर ये जो 10 वैल्यू है इस वैल्यू पर हम देखेंगे कि ये एलिमेंट कौन कौन से हैं। यहाँ पर है 1/2। इस 1/2 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो आपको 8 मिलेगा, और इस 1/2 को जब आप 8 से डिवाइड करेंगे तो आपको 16 मिलेगा। यहाँ से ये देखने पर समझ में आता है कि लोएस्ट पॉजिटिव वैल्यू रो साइड पर 8 है, मतलब ये वाला वेरिएबल आउट होगा और ये वाला वेरिएबल इन होगा। ये इनकमिंग वेरिएबल कहलाएगा और इनकमिंग वेरिएबल है y। इसके बाद ये आउटगोइंग वेरिएबल कहलाएगा, ये है S1। तो हमें एक नई टेबल बनानी होगी जहाँ पर y एंटर करेगा और S1 एग्जिट होगा। चेंज कर लेते हैं इसे। ये हमारी रिवाइज सिंप्लेक्स टेबल 1 है जिसे हमने अभी कैलकुलेट किया था। सेम प्रोसेस हम फिर अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम एक नई टेबल फॉर्म करेंगे जिसको नाम देंगे रिवाइज सिंप्लेक्स टेबल 2। इस टेबल पर आप उतने ही रोज और कॉलम प्लॉट करेंगे जो आपने पहले किए थे। इसके बाद रो और कॉलम जब आप खींच लेते हैं, इसके बाद सबसे पहले बेसिस लिखा जाएगा। बेसिस पर आप देख पा रहे हैं क्योंकि S1 रेड मैंने जो शेड किया है ये आप देख पा रहे हैं कि आउटगोइंग वेरिएबल है, इसीलिए यहाँ पर S1 की जगह
नया वेरिएबल एंटर करेगा, ये वेरिएबल y है, तो हमने s1 की जगह y लिखा, x ऑलरेडी एग्जिस्टिंग था तो वो रिपीट किया जाएगा। इसके बाद हम बाकी बचे हुए कॉलम्स पर उनके नाम लिख लेंगे। नाम लिखने के बाद बाकी रोज पे हम cj, zj और delj भी लिख ही लेंगे। इसको लिखने के बाद सबसे पहले cb पर वैल्यूज देखनी है। x पर cb की वैल्यू है 40 और y पर 30, तो यहाँ पर हम एंटर करेंगे 30 एंड 40। इसको लिखने के बाद हमें सबसे पहले जो नया वेरिएबल इन हुआ है उस रो की वैल्यूज यहाँ पर भरनी होंगी। उसको भरने के लिए हमें क्या करना होगा, ओल्ड रो एलिमेंट से की एलिमेंट को डिवाइड करना पड़ेगा। ओल्ड रो एलिमेंट हमारा यहाँ से यहाँ तक था, ये आपको शेडेड एरिया दिख रहा होगा, ये हमारे ओल्ड रो एलिमेंट थे। इन ओल्ड रो एलिमेंट्स को हम लिख लेंगे। इसको लिखने के बाद इसे डिवाइड करेंगे की एलिमेंट से। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं की एलिमेंट 1/2 है, तो इस 1/2 से ही हम इन सबको डिवाइड करेंगे। जो नई वैल्यूज मिलेंगी वो हम नए टेबल पर नए वेरिएबल के सामने लिख लेंगे। नया वेरिएबल y है, तो यहाँ पर y के सामने y वाले रो पर 0, 1, 2, -1 एंड 8 लिख लेंगे। इसको लिखने के बाद हमें जो दूसरा रो है उसके लिए वैल्यूज खोजनी है। उसके लिए भी जैसा हमने पहले किया था सेम वही मेथड अभी भी अप्लाई करना होगा। ओल्ड रो एलिमेंट सबसे पहले लिखेंगे। ओल्ड रो एलिमेंट अभी हाईलाइट होता हुआ आपको दिख रहा है, 1, 1/2, 0, 1/2 एंड 8। इन वैल्यूज को यहाँ पर लिख लेंगे। इसको लिखने के बाद माइनस का साइन लगाएंगे। माइनस करने के बाद हम लिखेंगे वो वैल्यू जो इस की कॉलम पर इस रो पर आ रही है। तो ये की कॉलम और इस रो पर करस्पॉन्डिंग वैल्यू जो है वो है 1/2। तो हम यहाँ पर इस नई सारी वैल्यूज को, ये वाली सारी वैल्यूज को 1/2 -1/2 लिखेंगे और इस 1/2 को हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे करस्पॉन्डिंग रिप्लेसमेंट रो वैल्यू, जो कि ये नई वाली वैल्यूज हमने लिखी है नए टेबल पर उससे। तो यहाँ पर इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 1 - 1/2 इंटू 0, 1/2 इंटू 0 0 हो जाएगा, तो ये 1 जो है 1 ही मिलेगा हमें। ऐसे ही बाकी वैल्यूज भी हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। यहाँ पर जो नई वैल्यूज मिली हैं उसे हम इस टेबल पर जगह देंगे। ये नई वैल्यूज हैं 1, 0, -1, 1 एंड 4। इसको करने के बाद हमें cj की वैल्यू लिखनी है। cj की वैल्यू सारी टेबल्स पे सेम रहती है, क्योंकि ये इन पर्टिकुलर x, y, s1 और s2 के ऑब्जेक्टिव फंक्शन कोफिशिएंट्स हैं। ये हर टेबल पे सेम रहेंगे। इसके बाद हमें zj निकालना है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अब cb क्योंकि 0 नहीं है तो हमें सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 30 इंटू 0 प्लस 40 इंटू 1, दैट विल बी 40। दूसरे वाले में 30 इंटू 1 एंड 40 इंटू 0, दैट विल बी 30। देन 30 इंटू 2 प्लस 40 इंटू -1, तो 30 इंटू 2 हो जाएगा 60 और 40 इंटू -1 हो जाएगा -40। 60 में से 40 को माइनस करेंगे तो आपको बचेगा 20। ऐसे ही बाकी वैल्यूज भी निकाल लेंगे। जब आप cj और zj निकाल लेंगे तो उसके बाद del j निकालने के लिए cj माइनस zj किया जाएगा। यहाँ पर ये वैल्यूज जो हैं 40 में से 40 जाने पर 0, 30 माइनस 30 इज 0, 0 माइनस 20 इज -20 एंड सो ऑन। इन चारों वैल्यूज को देखेंगे, यहाँ पर हमें समझ में आ रहा है कि ये चारों वैल्यूज 0 या नेगेटिव हैं। अल्टीमेटली यहाँ पर हमारा आंसर मिल गया। आंसर लिखने का तरीका क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये वैल्यूज हमारा आंसर है। आप देख पा रहे हैं कि ये 8 जो है ये y के सामने लिखा हुआ है और ये 4 जो है ये x के सामने लिखा हुआ है। तो हमारा आंसर होगा x इक्वल्स टू 4 एंड y इक्वल्स टू 8। जब आप 4 और 8 को ऑब्जेक्टिव फंक्शन पर अप्लाई करेंगे तो हमें जो वैल्यूज मिलेंगी वो मिलेंगी, क्योंकि 40x प्लस 30y था इसीलिए 40 इंटू 4 एंड 30 इंटू 8, इसको मल्टीप्लाई करने से z की वैल्यू आती है 400। तो ये हमारा आंसर होगा। और इन सारे स्टेप्स को जब आप सिक्वेंशियली फॉलो करते हैं तो आपको हर बार सिंप्लेक्स जो है आपके किसी भी प्रकार के लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे पाएगा।